हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज हम विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में स्थिर क्वाथी मिश्रण पढ़ा था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों देखो, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं कि विलियन के वे गुणधर्म जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। मतलब यदि विलयन में विलेय के कण ज्यादा होंगे ना तो गुण ज्यादा होंगे, अगर कण कम होंगे तो गुण क्या होंगे? कम होंगे। कहने का मतलब वे गुणधर्म जो केवल किस पर निर्भर करे? विलेय के कणों की संख्या पर, ना कि प्रकृति पर। अब बच्चों, प्रकृति का मतलब आप रंग भी समझ सकते हो, आकार भी समझ सकते हो। यदि विलेय के कणों का आकार या फिर रंग परिवर्तित होगा ना, तब गुण परिवर्तित नहीं होंगे। परिवर्तित कब होंगे? केवल संख्या परिवर्तित होंगी ना, तब गुणधर्म क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। तो बच्चों समझ गए क्या कि वे गुणधर्म जो केवल विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो देखो, वे गुणधर्म मतलब विलयन के वे गुणधर्म, विलयन के वे गुणधर्म जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि प्रकृति पर। ठीक है ना, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अणुसंख्यक गुणधर्म में आपको एक बात विशेष रूप से याद रखनी है। वो बात यह है, याद रखनी है कि इसमें हमें ऐसा विलयन यूज करना है जिसमें अवाष्पशील विलेय हो। कहने का मतलब अवाष्पशील विलेय का मतलब ठोस, क्योंकि ठोस को हम अवाष्पशील मानते हैं कि ठोस की वाष्प नहीं बनती है। ठीक है ना बच्चों? तो विलायक तो क्या हो गया? द्रव, और विलेय कौन हो गया? ठोस, जो कि अवाष्पशील है, उसकी वाष्प नहीं बनेगी। कहने का मतलब वाष्प दाब क्या होगा? 0 होगा। तो अणुसंख्या गुणधर्म में हमें ऐसा विलयन मानना है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अणुसंख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के हमें पढ़ना है। एक तो वाष्प दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना बच्चों? दूसरा हमारा होगा क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन मतलब वाष्प दाब तो देखो क्या होगा? कम होगा। कैसे होगा? हम पूरा डेरिवेशन करेंगे। क्वथनांक बढ़ेगा। जब हम द्रव में ठोस डालेंगे ना, तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध द्रव से कम होगा, क्वथनांक बढ़ेगा। हिमांक भी क्या होगा बच्चों? हिमांक भी कम होगा। हिमांक में अवनमन। और चौथा अणुसंख्या गुणधर्म है परासरण दाब। क्या है? परासरण दाब। तो बच्चों, ये 4 अणुसंख्या गुणधर्म हमें पढ़ने हैं, इनका डेरिवेशन होगा अलग अलग। ठीक है, तो फटाफट ये लिख लो। अब हम फर्स्ट वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फटाफट लिख लो इनको। तो बच्चों देखो, फर्स्ट अणुसंख्या गुणधर्म स्टार्ट करते हैं, और वो है वाष्प दाब में, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना बच्चों? तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। तो बच्चों, राउल्ट के नियम में मैंने वाष्प दाब को कंप्लीट बताया है। यहां पर तो आप इतना ही समझो कि द्रव की सतह पर, ये मान लो द्रव है, तो द्रव की सतह पर इसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है।
द्रव्य की सतह पर द्रव्य की वाष्प द्वारा लगाया गया दाब बच्चों क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। तो यहां पर तो इतना ही याद रखो। अब बच्चों देखो, वाष्प दाब कम कैसे होगा? देखो, जब हम शुद्ध द्रव्य में ठोस विलेय डालते हैं ना, तब जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब शुद्ध द्रव्य के वाष्प दाब से कम होता है। क्यों कम होता है बच्चों? देखो, मान लो ये हमारे पास क्या है? द्रव्य है। ध्यान देना बच्चों, ये हमारे पास द्रव्य है, ठीक है ना। जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसकी वाष्प बनेगी बच्चों। तो वाष्प बनने का मतलब जो सतह पर अणु होते हैं ना वो ऊपर उठते हैं। तो मान लो सतह पर यहां पर कितने अणु हैं? टोटल 6 अणु है, ठीक है ना। तो ये ऊपर उठेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये मान लो हमारा शुद्ध द्रव्य है A। अब बच्चों हमने इसमें मिला दिया ठोस। क्या बच्चों मिला दिया? हमने इसमें B ठोस मिला दिया। तो ये कौन सा विलयन बन गया? AB बन गया ना। ये यहां पर ये तो देखो शुद्ध द्रव्य है, तो इसको गर्म करेंगे तो सतह के अणु ऊपर उठेंगे, मतलब वाष्प बनेगी, ठीक है ना बच्चों। अब हमने इसमें B ठोस मिला दिया, तो मिला दिया तो सतह पर कितने अणु हैं? टोटल 6 अणु है ना। कितने हैं? 6 है। लेकिन इनमें से कुछ अणु B के भी तो होंगे ना, क्योंकि यहां पर तो केवल A है, लेकिन यहां पर हमने A में B मिला दिया है। तो बच्चों कुछ अणु किसके होंगे? B के होंगे ना। किसके होंगे बच्चों? B के अणु भी होंगे ना। अब देखो, जब हम गर्म करेंगे बच्चों, तो आपको पता है कि A तो है द्रव्य, क्या है? द्रव्य, और B है ठोस। ठोस क्या होता है बच्चों? अवाष्पशील होता है, मतलब ठोस के अणु ऊपर नहीं उठते हैं। इसका मतलब केवल द्रव्य के उठेंगे। तो बच्चों अब यहां पर केवल ये द्रव्य वाले अणु ही ऊपर उठेंगे, ठोस के नहीं उठेंगे ना। देखो, पहले कितने अणु ऊपर उठ रहे थे? 6 अणु ऊपर उठ रहे थे। अब देखो हमने B मिला दिया तो ये विलयन बन गया। ये क्या है बच्चों? द्रव्य, यानी कि यह क्या है? शुद्ध विलायक है। तो शुद्ध विलायक में कितने अणु ऊपर उठ रहे हैं? 6 अणु ऊपर उठ रहे हैं। जबकि हमने B ठोस मिलाते ही देखा कि 3 अणु ऊपर उठ रहे हैं। तो वाष्प किसकी ज्यादा बन रही है? शुद्ध विलायक की, शुद्ध द्रव्य की, और विलयन की कम बन रही है ना। इसका मतलब वाष्प कम का मतलब वाष्प दाब कम। तो अब समझ गए ना बच्चों कि जब हम द्रव्य के अंदर ठोस विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब, विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। तो ये तो आपने यहां पर प्रैक्टिकली समझ लिया है। अब हम इसको थ्योरेटिकली भी करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान से समझना, प्रैक्टिकली आप समझ गए हो कि किस प्रकार शुद्ध द्रव्य में, शुद्ध विलायक में ठोस विलेय मिलाते हैं तो बने विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो क्या करना आपको? देखो, मानना 2 घटक A व B को मिलाकर, ध्यान देना, मिलाकर विलयन बनाया गया है। विलयन बनाया गया है। A द्रव है व B ठोस है। तो ठोस क्या होता है? अवाष्पशील होता है। क्या होता है बच्चों? अवाष्पशील। B ठोस है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, मानना विलयन में, ध्यान देना बच्चों, मानना विलयन में एक ही मोल भिन्न जीटा A, ठीक है ना, अक्स भी बोल सकते हो, अक्स A व B की मोल भिन्न क्या है बच्चों? मोल भिन्न अक्स B है। A का आंशिक दाब, तो ये बातें तो आप सारी सीख चुके हो कैसे लिखते हैं। A का आंशिक दाब क्या मानेंगे बच्चों? PA मानेंगे। व B का आंशिक दाब क्या मानेंगे बच्चों? बोलिए जरा, आंशिक दाब क्या मानेंगे? PB है, ठीक है ना बच्चों। तो PA बच्चों समानुपाती किसके होगा? अक्स A के। व PB समानुपाती किसके होगा? अक्स B के, क्योंकि मोल भिन्न के समानुपाती होता है। राउल्ट का नियम आपने पढ़ रखा है। अब जो समानुपाती हटाओगे तो क्या आएगा? देखो, PA इज इक्वल PA नोट आएगा ना, राउल्ट के नियम में पढ़ लिया आपने। और यहां पर समानुपाती हटाओगे तो PB नोट आएगा। तो यहां पर PA नोट और PB नोट क्या है बच्चों? PA नोट और PB नोट क्या है?
शुद्ध घटकों के वाष्प दाब है। किसके? शुद्ध घटकों के वाष्प दाब है। ठीक है ना बच्चों। अब देखो विलयन का कुल दाब क्या होगा? पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बच्चों पी ए और पी बी के मान रखो, तो पी टी पी ए का मान पी ए नोट अक्स ए प्लस पी बी नोट अक्स बी। अब बच्चों पी बी नोट क्या है? बी घटक का वाष्प दाब। पी बी नोट क्या है? बी घटक का वाष्प दाब, शुद्ध बी घटक का वाष्प दाब। और बच्चों बी कौन सा है? अवाष्पशील है। इसका मतलब बी की तो वाष्प बनेगी ही नहीं। अगर बी की वाष्प नहीं बनेगी तो बच्चों वाष्प दाब कितना होगा? 0। इसका मतलब पीबी नोट 0 हो जाएगा। तो बच्चों पीटी बराबर क्या बना? पी ए नोट अक्स ए। आई कि नहीं आई बात समझ में? क्योंकि देखो, क्योंकि बी अवाष्पशील है। क्या है बच्चों? अवाष्पशील है, इसलिए अपना पीबी नोट क्या होगा? 0। ये बात याद रखना ऐसी की ऐसी। तो पीटी इज इक्वल टू क्या आ गया? पी ए नोट अक्स ए। क्या आ गया बच्चों? पीटी इज इक्वल टू क्या आ गया? पी ए नोट अक्स ए। अब बच्चों पीटी तो है विलयन का दाब, जबकि पीए नोट है शुद्ध ए का दाब। अब देखो यहां से भी ये लग रहा है कि पीए नोट यानी कि शुद्ध ए का दाब ज्यादा है। लग रहा है ना कि पीटी से ज्यादा कौन है? पीए नोट है। बच्चों कैसे लग रहा है वो देखो। आपको पता है कि मोल भिन्न का मान क्या होता है? अक्स ए प्लस अक्स बी बराबर 1। मोल भिन्न का योग 1 होता है ना। अब देखो अक्स बी का मान कुछ ना कुछ होगा, इसका मतलब अक्स ए का जो मान है वो 1 से कम आएगा। अक्स ए का मान 1 से क्या आएगा बच्चों? कम आएगा। अगर यहां पर अक्स ए का मान अगर 1 से ज्यादा होना तब तो पीटी ज्यादा हो सकता है, लेकिन अक्स ए का मान तो 1 से कम है। अक्स ए का मान क्या है बच्चों? देखो आपको ये पता है अक्स ए प्लस अक्स बी बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसका मान कुछ ना कुछ होगा क्योंकि हमने बी मिलाया है। इसका मतलब अक्स ए का मान 1 से कम है। अगर अक्स ए का मान 1 से कम है, इसका मतलब कौन ज्यादा है बच्चों? पीए नोट ज्यादा है। कौन ज्यादा है? पीए नोट। आ गई बात समझ में। और हमने प्रैक्टिकली सिद्ध किया ही था, थ्योरेटिकली भी सिद्ध हो गया कि विलयन का दाब ज्यादा होगा कि ए का दाब। तो बच्चों ए का दाब ज्यादा होगा। आ गई बात समझ में। किसका दाब ज्यादा होगा? ए का दाब ज्यादा होगा, यानी कि पीटी से कौन ज्यादा होगा? पीए नोट। तो ये आप समझ गए कि पीए नोट इज ग्रेटर देन पीटी। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि अक्स ए का मान 1 से कम होगा। अगर 1 से कम इससे गुणा हो रहा है, इसका मतलब यही ज्यादा है इससे। ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट। अब आप ये जानते हो कि अक्स ए प्लस अक्स बी बराबर 1 होता है, तो बच्चों आप अक्स ए की जगह 1 माइनस अक्स बी कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना। तो बच्चों पी टी इज इक्वल टू हो गया पी ए नोट और 1 माइनस अक्स बी। ठीक है ना बच्चों। तो देखो आपके पास पी टी इज इक्वल टू क्या हो गया? पी ए नोट माइनस पी ए नोट अक्स बी। हो गया ना बच्चों। अब देखो बच्चों आपके पास देखो इस पी ए नोट अक्स बी को तो इधर ले आओ और इस पी टी को इधर ले जाओ। तो पी ए नोट अक्स बी बराबर पी ए नोट माइनस पी टी। देखो इसको तो मैं इधर ले आया तो ये तो हो गया प्लस का, और पीटी को मैं इधर ले गया तो ये हो गया माइनस का। तो बच्चों अब आपके पास अक्स बी बराबर क्या बना? ध्यान से समझना कि पी ए नोट माइनस पीटी अपॉन पी ए नोट। ठीक है ना। तो बच्चों ये अपना है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखो वाष्प दाब कम कितना हुआ है? तो देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, तो अवनमन तो इतना हुआ है। ध्यान दो वाष्प दाब में अवनमन कितना है? पीए नोट माइनस पीटी।
कि शुद्ध विलायक का इतना वाष्प दाब है और विलयन का इतना वाष्प दाब है, और आपेक्षिक अवनमन यानी कि शुद्ध विलायक से कितना कम हुआ है तो अपोन हम पीए नोट कर देंगे ना, तो वो आपेक्षिक अवनमन आ जाएगा। केवल अवनमन का मतलब ऊपर वाला पीए नोट माइनस पीटी, और आपेक्षिक अवनमन का मतलब अपोन पीए नोट। तो बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। अगर विलेय की मोल भिन्न ज्यादा तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्यादा, मतलब और वाष्प दाब कम होगा। आ गई बात समझ में। अब बच्चों मोल भिन्न को हम चेंज करते हैं, तो मोल भिन्न को ऐसे चेंज कर सकते हैं ना, देखो कि माना ए के मोल, ध्यान देना हमारे पास जगह कम है, एन ए व बी के मोल एन बी है, तो अक्स बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों कि बी के मोल अपॉन ए के मोल और बी के मोल इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी टी अपॉन पी ए नोट। अब बच्चों मोल बराबर क्या होता है, ग्राम अपोन मोलर द्रव्यमान। अब हमें एक चीज और माननी पड़ेगी बच्चों, तो देखो, तो पहले आप इसको लिख लेना बच्चों कि ये कैसे आया है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कर रहा हूं, इसको आप पूरा लिख लेना। देखो पहले आपको ऐसे और ऐसे लिखना है, उसके बाद ये वाला लिखना है। अब देखो आगे हमें और जगह की जरूरत है, तो आप इसको लिख लेना, यहां पर कर रहा हूं देखो। तो देखो अब देखो मोल निकाल लिए हमने, मोल भिन्न को मोलों में चेंज कर लिया। अब देखो माना विलेय की मात्रा, या फिर विलेय कौन है, बी है ना, तो देखो माना बी की मात्रा, मात्रा का मतलब ग्राम, मात्रा डब्ल्यू बी ग्राम है, वह मोलर द्रव्यमान बच्चों एम बी है, ठीक है तथा ए की मात्रा भी माननी पड़ेगी ना बच्चों, ए की मात्रा डब्ल्यू ए ग्राम है, वह मोलर द्रव्यमान कितना है बच्चों, एम ए है। ये मोलर द्रव्यमान हो गया। तो बच्चों मोल को कैसे चेंज करते हैं, ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान, तो एन बी है विलेय के मोल बी के मोल, तो इसको चेंज करेंगे तो बी का ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान, तो मैं एन बी की जगह ये कर सकता हूं क्या। अब देखो ए के मोल, तो ए का द्रव्यमान अपॉन ए का मोलर द्रव्यमान, तो ए का द्रव्यमान कितना है डब्ल्यू ए ग्राम अपॉन ए का मोलर द्रव्यमान है एम ई, प्लस ऐसे ही डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी टी अपॉन पी ए नोट। अब बच्चों देखो ये क्या है डब्ल्यू बी, बी की मात्रा, बी क्या है विलेय, विलेय क्या होता है कम होता है, यानी कि ये मात्रा बहुत कम है। डब्ल्यू बी क्या है, मात्रा कम है, और कम में आप भाग लगाओगे ना तो और भी कम आएगा। तो मैं इसको देखो, इसको इसकी तुलना में नेग्लिजिबल मान सकता हूं, नगण्य मान सकता हूं ना। अगर मैं इसको इसकी तुलना में नगण्य मान लूंगा तो ये हट जाएगी। करने का मतलब देखो इधर लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज वेरी वेरी लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यानी कि ये वाली है वो इससे बहुत कम है, तो केवल यही बचेगा। इसको मैंने जीरो मान लिया लगभग, तो बच्चों आपके पास क्या बनेगा, देखो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एम ए ऊपर चला जाएगा इंटू एम ए, ठीक है ना, और ये डब्ल्यू ए नीचे आ जाएगा इंटू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी टी अपॉन पी ए नोट, ठीक है ना बच्चों। अब देखो मैं यहां पर कर रहा हूं, ध्यान रखना यहां पर कर रहा हूं, हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो हमें क्या निकालना होता है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, यानी कि एम बी निकालना होता है हमें। तो बच्चों अगर हम यहां से एम बी निकालेंगे ना, तो देखो ये दोनों कहां चले जाएंगे, देखो एम बी को इधर ले जाओ और इस पूरे को नीचे ले आओ, तो एम बी बराबर क्या हो गया, देखो डब्ल्यू बी इंटू एम ए, ठीक है ना, अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है ना। इस एम बी को इधर ले आऊंगा और इसको नीचे ले आऊंगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो पी ए नोट माइनस पी टी अपॉन
पी ए नॉट। ठीक है ना बच्चों, तो ये पूरा डेरिवेशन हो गया। तो ऐसे हम अणुसंख्यक गुणधर्म से विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इसको लिखना कैसे है, पहले ये पूरा लिख लेना, उसके बाद जो हमने साफ किया था ना वो लिख लेना, उसके बाद ये लिख लेना और सबसे लास्ट में ये लिख लेना, ताकि आपके पूरा डेरिवेशन क्लियर हो जाए। ठीक है ना बच्चों, तो देखो अणुसंख्यक गुणधर्म से हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से हम विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। अब बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे। तो यदि आपके ये लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।